देयर इज समवन इनसाइड योर हाउस। कहानी की शुरुआत में हम जैक्सन नाम के लड़के को देखते हैं जो ऑसबॉर्न में पढ़ने के साथ साथ एक फुटबॉल प्लेयर भी है। आज जैक्सन के घर पर कोई नहीं होता और जैक्सन का शाम को एक मैच भी होता है, इसीलिए वो अपने फोन में शाम का अलार्म लगाकर सो जाता है। लेकिन जब उसकी आंखें खुलती हैं तो उसके रूम में उसका फोन नहीं होता और उसके घर का मेन डोर भी ओपन होता है। वो बाहर जाकर देखता है तो उसकी कार भी वहां पर नहीं होती। जैक्सन को अपने घर में कई सारी फोटोज लगी हुई मिलती हैं जिसमें वो एक लड़के को बुली करता हुआ मार रहा है। यह सब देखकर जैक्सन डर जाता है और गोल्फ स्टिक लेकर घर में घुसे उस शख्स को ढूंढने लगता है। तभी अचानक से जैक्सन की शक्ल का मास्क पहने एक आदमी आता है और जैक्सन के पेट में चाकू घुसाकर उसे मार डालता है। जैक्सन के मर्डर के फौरन बाद ही ऑसबॉर्न के सभी स्टूडेंट और उनके पेरेंट्स के फोन पर एक वीडियो आती है जिसमें जैक्सन कैलब नाम के एक लड़के को बुली करता हुआ बुरी तरह से मार रहा है। ये जैक्सन का एक सीक्रेट था जो अब सबको पता चल चुका है। जैक्सन की मौत की खबर भी सबको पता चल जाती है और सभी लोगों को ये लगता है कि कैलब ने ही उसको मारा होगा क्योंकि जैक्सन उसको बुली करता था। अगले दिन ऑसबॉर्न में सभी जैक्सन के मर्डर के बारे में ही बात कर रहे थे, जिस पर जैक्सन का दोस्त मैसन उसके मरने के गम का झूठ ड्रामा कर रहा था। वहीं दूसरे बच्चों को ये लगता है कि जैक्सन को कैलब ने ही मारा है, इसलिए कोई भी उसे अपने साथ नहीं बैठा था। इसी बीच हमें इस कॉलेज में फ्रेंड्स के एक ग्रुप को दिखाया जाता है जो सब आपस में बहुत अच्छे दोस्त हैं। उनमें मैकनी, जैच, एलेक्स, डार्बी और रोड्रिगो हैं। ये सभी कैलब को अपने पास बैठने को कहते हैं क्योंकि कोई भी उसको अपने पास नहीं बैठा रहा था। उन सब के बीच में हम एक स्टूडेंट ओलिवर को देखते हैं जो ज्यादा किसी से बात नहीं करता और ना ही कोई उसका दोस्त है। सब लोग उसे साइकोपैथ मानते हैं। इतने में यहाँ पर इस कॉलेज की स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट केटी आती है और जैक्सन के बारे में सबको मौन रखने को कहती है। केटी सबको अगले दिन चर्च में आने के लिए कहती है। केटी को देखकर ये लगता है कि ये भी अच्छा बनने का सिर्फ दिखावा कर रही है। इसी बीच रात में हम मैकनी को उसके घर पर देखते हैं। उसके साथ सिर्फ उसकी दादी रहती हैं। उन दोनों की बातों से ऐसा लगता है कि जैसे मैकनी के साथ पहले कुछ हादसा हुआ था जिसकी वजह से उसको यहाँ पर आना पड़ा और वो नहीं चाहती कि उसका सीक्रेट यहाँ पर किसी को भी पता चले। मैकनी की दादी को नींद में चलने की आदत है, इसीलिए वो रात में घर से बाहर निकल जाती है। वहीं रात में मैकनी अपने फोन में कुछ फोटोज को देख रही होती है जिसमें वो और ओलिवर एक साथ बहुत खुश होते हैं। इससे हमको ये भी पता चलता है कि शायद पहले मैकनी का उससे कोई हिडन रिलेशनशिप था जिसे मैकनी ने अब तोड़ दिया है क्योंकि कॉलेज में कोई भी ओलिवर को पसंद नहीं करता। अगले दिन केटी चर्च में जैक्सन के मेमोरियल की तैयारी कर रही होती है कि तभी वहाँ पर एक प्रोजेक्टर में केटी का एक पॉडकास्ट चलने लगता है। उसमें वो ब्लैक लोगों के लिए रेसिस्ट बातें बोल रही थी, लेकिन आज तक किसी को भी ये बात पता ही नहीं थी। ये केटी का एक सीक्रेट है। तभी केटी के पीछे हम उसी मास्क किलर को देखते हैं जिसने इस बार केटी का मास्क पहन रखा था। केटी उस किलर को देखकर कहती है कि ये पॉडकास्ट उससे गलती से पोस्ट हो गया था, प्लीज इसके लिए मुझे मत मारो। केटी चर्च से भागने की कोशिश करती है लेकिन उस किलर ने पहले ही चर्च के सारे दरवाजे बंद कर दिए थे। किलर केटी को चाकू मार देता है जिससे वो सही से चल नहीं पाती। वो चर्च की बेंचों के नीचे रेंगती हुई एक अलमारी में घुस जाती है, लेकिन तभी वो किलर उस अलमारी के पीछे से चाकू को केटी के मुंह में घुसा देता है। कुछ देर बाद चर्च के फादर के साथ कुछ लोग यहाँ आते हैं जो केटी की ऐसी हालत देखकर हैरान रह जाते हैं। केटी की मौत से हम समझ जाते हैं कि ये किलर जिस भी बच्चे को मारता है पहले उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा राज सबके सामने लाता है और फिर उसको मारता है। अब केटी की मौत की वजह से रात को पूरे शहर में कर्फ्यू लगा दिया जाता है और पुलिस ऑसबॉर्न के सभी बच्चों को इंट्रोगेट कर रही होती है। इस इंट्रोगेशन से जैज बच जाता है क्योंकि उसके डैड ने उसके लिए एक लॉयर भेज दिया था। दरअसल जैज के डैड का फैमिली फार्म बिजनेस है। वो यहाँ के लोगों की जमीनों को कम दाम में खरीद कर उसे अपने नाम कर लेते हैं और फिर उस पर खेती कर उससे खूब पैसे कमाते हैं। इस वजह से जैज अपने डैड को पसंद नहीं करता, जबकि उसके डैड उसे नालायक मानते हैं। पुलिस स्टेशन में अंदर सबकी इंट्रोगेशन हो जाती है लेकिन मैकनी अभी भी बची हुई थी। तभी ओलिवर मैकनी के पास आता है और कहता है कि तुम मुझे कब तक इग्नोर करोगी? तुम भी जानती हो कि हम दोनों एक दूसरे को सबसे ज्यादा समझते हैं, लेकिन तुम अपने दोस्तों की वजह से मुझसे बात नहीं करना चाहती क्योंकि मैं सबको अजीब लगता हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ कि तुम मुझको पसंद करती हो। इतने में ही वहाँ पर पुलिस ऑफिसर मैकनी को बुला लेते हैं और उससे ये पूछते हैं कि वो यहाँ पर किस
वजह से आई है, जिस पर मैकनी पुलिस ऑफिसर से झूठ बोल देती है कि वो यहाँ पर ऑसबॉर्न कॉलेज में पढ़ने आई है। यहाँ पर हमको ये भी पता चलता है कि ये पुलिस ऑफिसर ओलिवर का भाई है। जिसके बाद मैकनी ओलिवर से कहीं चलने को कहती है और ये दोनों कार में एक जगह जाकर बातें करने लगते हैं, जिस पर ओलिवर कहता है कि उसने मैकनी को बहुत मिस किया है और ये दोनों साथ में इंटीमेट होने लगते हैं। तभी इनको पता चलता है कि कर्फ्यू होने के बाद भी जैज ने अपने घर पर एक सीक्रेट पार्टी रखी हुई है। उस पार्टी में हर कोई अपने सीक्रेट सबको बताएगा ताकि वो किलर और किसी को न मार पाए, क्योंकि वो किलर अभी तक सिर्फ उन्हीं लोगों को मार रहा है जिनका कोई डार्क सीक्रेट है। इस पार्टी में ऑसबॉर्न के सभी बच्चे आए हुए थे, पर यहाँ पर कोई भी अपना डार्क सीक्रेट नहीं बता रहा था। वो बस छोटे मोटे सीक्रेट्स ही बता रहे थे। जैसे रोड्रिगो और एलेक्स बताते हैं कि वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। वहीं जैज सबको बताता है कि उसके डैड बहुत खराब आदमी हैं। वो तुम सब लोगों की जमीन को कम पैसों में खरीद कर उनसे काफी पैसे कमाते हैं और मुझको भी वो पसंद नहीं है। जिसके साथ ही जैज इस पार्टी में अपने डैड के हिस्टोरिकल कलेक्शन को हुक्का में बदल देता है और सभी उसका मजा लेते हैं। पार्टी के दौरान मैकनी ओलिवर से दूरी बनाए रखती है, क्योंकि वो नहीं चाहती कि उसके किसी भी दोस्त को उसके और ओलिवर के रिलेशन का पता चले। इसी बीच हम रोड्रिगो को पेन किलर्स खाते हुए देखते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि रोड्रिगो असल में एक ड्रग एडिक्ट है जो अपनी मॉम की पेन किलर्स खाता है। तभी रोड्रिगो को जमीन पर कुछ पेन किलर्स की गोली पड़ी हुई मिलती है। उसको लगता है कि शायद ये उसी की है। वो उनको देखकर घबरा जाता है कि कहीं कोई इनको देख ना ले। इतने में ही सब बच्चों की फोन पर एक मैसेज आता है कि रोड्रिगो अपनी मॉम की पेन किलर्स लेता है। और तभी इन सब बच्चों के बीच में हम उस मास्क किलर को देखते हैं, जो इस बार रोड्रिगो का फेस मास्क पहनकर आया था, जिसकी वजह से पार्टी में अफरा तफरी मच जाती है। किलर रोड्रिगो के पीछे पड़ जाता है, लेकिन वो किसी तरह से पार्टी से बाहर चला जाता है। पर किलर एक गन से हमला करके उसे नीचे गिरा देता है, जिसके बाद वो उसे भी चाकू से मार डालता है। रोड्रिगो के सभी दोस्त काफी ज्यादा डर जाते हैं और पुलिस भी कॉलेज को कुछ समय के लिए बंद कर देती है, जो एक फुटबॉल मैच के दौरान खुलता है। ऑसबॉर्न में सभी बच्चे ओलिवर को ही वो मास्क किलर मान रहे थे, क्योंकि पुलिस स्टेशन से एक टेजर गन गायब है और उस मास्क किलर ने रोड्रिगो का खून करते हुए उस गन का इस्तेमाल किया था। अब क्योंकि ओलिवर का भाई भी पुलिस ऑफिसर है, तो सबको लगता है कि वो टेजर गन उसने ही चुराई होगी। एलेक्स भी ओलिवर पर ही इल्जाम लगाने लगता है, पर मैकनी कहती है कि उसे नहीं लगता कि ओलिवर वो मास्क किलर है, जिस पर एलेक्स और मैकनी की बहस हो जाती है। जिसके अगले दिन ओलिवर मैकनी को एक जगह दिखाने ले जाता है, जहाँ का व्यू बहुत ही सुंदर होता है। वहाँ पर ये दोनों आपस में किस करने लगते हैं, लेकिन तभी ओलिवर के भाई का कॉल आता है। वो अपने भाई से कॉल पर बात करता है। इन सब के बीच मैकनी कार में चली जाती है और तभी उसे ओलिवर की कार में एक टेजर गन मिलती है, जिसे देखकर वो डर जाती है। इतने में ओलिवर भी कार के अंदर आ जाता है। मैकनी उसे ऐसा दिखाती है कि जैसे उसे टेजर गन के बारे में कुछ पता ही ना हो। मैकनी पूछती है कि तुम्हें सब कॉलेज में एक साइकोपैथ समझते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे मॉम डैड ने तुम्हारी वजह से अपनी जान दे दी। जिस पर ओलिवर बताता है कि उन्होंने ड्रिंक कर रखी थी, जिस वजह से उनकी कार का एक्सीडेंट हो गया, लेकिन सब लोगों ने उसका ब्लेम मुझ पर डाल दिया। जिसके साथ ओलिवर मैकनी को यह भी बताता है कि उसको भी उसके बारे में सब पता है। ये सुनकर मैकनी को गुस्सा आ जाता है कि तुमने मुझसे बिना पूछे मेरा बैकग्राउंड चेक कैसे किया। ओलिवर कहता है कि उसे उसके पास्ट से कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे तो बस उसके बारे में सब जानना था। इस बात से मैकनी को काफी गुस्सा आ जाता है और वो वहाँ से अकेले ही अपने घर आ जाती है, जहाँ रात में वो मास्क किलर मैकनी के घर में घुस जाता है और घर की दीवारों पर एक लड़की की फोटोज लगा देता है, जिसका चेहरा आग से बुरी तरह से जल चुका है। शायद ये मैकनी का वो सीक्रेट होगा जो वो सबसे छुपा रही है। अब इतने में ही वो किसी को कॉल कर पाती। वो किलर मैकनी पर हमला कर देता है, पर इससे पहले वो मास्क किलर मैकनी को मारता, उसकी दोस्त एलेक्स सही समय पर वहां पहुंच जाती है, जिसे देखकर वो किलर भाग जाता है और एलेक्स मैकनी की जान बचा लेती है। सब लोगों को लगता है कि वो मास्क किलर कोई और नहीं बल्कि ओलिवर है, और अब तो मैकनी भी उसको ही किलर बताती है, क्योंकि उसके हिसाब से उसका सच उसके अलावा सिर्फ ओलिवर को ही पता था। उसने उसका बैकग्राउंड चेक किया था और उसके पास वो टेजर गन भी थी। मैकनी और बाकी सबके बयान की वजह से पुलिस ओलिवर को पकड़ लेती है, जबकि उधर मैकनी का सीक्रेट भी अब सब लोगों को पता चल चुका था। जिस पर हॉस्पिटल में मैकनी के सब फ्रेंड्स मैकनी के मुंह से उसका सीक्रेट सुनना चाहते हैं,
जिस पर अब वो बताती है और हम देखते हैं कि मैकनी के पिछले शहर में उसके सीनियर्स एक रात बॉनफायर के दौरान मैकनी और बाकी जूनियर्स को बुली करके उन्हें एक दूसरे के खिलाफ भड़का रहे थे। वो उन सबको जबरदस्ती ड्रिंक भी पिला रहे थे, जिसकी वजह से कोई भी अपने होश में नहीं था। इसी दौरान मैकनी गलती से एक लड़की को बॉनफायर में धक्का दे देती है, जिससे वो लड़की तो बच जाती है लेकिन उसका चेहरा पूरी तरह से जल जाता है, जिसकी वजह से मैकनी को जेल जाना पड़ा था। ये बात सुनकर उसके सब दोस्त उसको सपोर्ट करते हैं। वहीं दूसरी ओर जैज के डैड, जो सैंडफोर्ड फैमिली फार्म के मालिक हैं, वो इस साल अपने फार्म में कॉर्न मेज का आयोजन करते हैं, जिसके साथ वो सबको प्राइवेट सिक्योरिटी भी देते हैं। ऑसबॉर्न के सभी बच्चे इसमें आने के लिए कॉलेज की बस में चढ़ जाते हैं, लेकिन मैकनी की बस छूट जाती है। पर तभी वो ओलिवर को कार से आता हुआ देखती है, जिसे देखकर वो काफी डर जाती है और कॉलेज के अंदर भागने लगती है। अंदर उसको कैलब मिलता है। मैकनी कैलब को देख ही रही होती है कि तभी वो मास किलर वहां पर आकर कैलब के पेट में चाकू घुसा देता है, लेकिन सही वक्त पर ओलिवर वहां पर आ जाता है, जिसे देखकर वो मास किलर भाग जाता है। ओलिवर कैलब का खून रोकने की कोशिश करता है और तुरंत 911 पर कॉल लगाता है। इतने में एलेक्स और डार्बी भी यहाँ पर पहुंच जाते हैं। इन सबको लगता है कि वो मास किलर इनमें से किसी स्टूडेंट को मारने जरूर जाएगा, और होता भी ऐसा ही है। वो मास किलर कॉर्न मेज में हर जगह पेट्रोल गिराकर आग लगा देता है। इधर ओलिवर भी इन तीनों को अपनी कार में लेकर कॉर्न मेज में पहुंच जाता है। वो सीधा अपनी कार आग में घुसा देता है, जबकि एलेक्स और डार्बी सभी बच्चों को बाहर निकालने में लग जाती हैं। वहीं ओलिवर और मैकनी उस किलर को ढूंढने आगे जाते हैं। तभी इनको वो किलर मिल जाता है, जो जैज के फादर के सामने खड़ा है। वो उससे कह रहे थे कि तुम्हें उतना सब करने की क्या जरूरत थी, और तभी वो किलर जैज के डैड को भी जान से मार देता है और अपना मास्क हटाता है, जहाँ पर हमको पता चलता है कि वो किलर कोई और नहीं बल्कि खुद जैज ही है। ये जानकर ओलिवर और मैकनी शॉक रह जाते हैं। दरअसल जैज बचपन से ही अपने डैड से नफरत करता था, क्योंकि बाकी लोग उसकी वजह से उससे नफरत करते थे। बचपन से ही जैज के अमीर होने की वजह से सब लोग उसे अजीब तरीके से देखते थे, जिसकी वजह से वो एक किलर बन गया। वो ऐसे लोगों को मारने लगा जो अपनी लाइफ में कुछ न कुछ छुपा रहे हैं। उसके हिसाब से वो सभी लोग इस दुनिया में रहने के लायक नहीं हैं, जिस पर मैकनी उससे कहती है कि कमी बाकी लोगों में नहीं बल्कि तुम्हारे अंदर है, तुम एक पागल और खूनी हो। ओलिवर जैज पर हमला करने की कोशिश करता है, पर उल्टा जैज उसके पेट में ही तलवार घुसा देता है और मैकनी से कहता है कि अब मैं तुम्हें भी मार दूंगा और सारा इल्जाम तुम पर लगा दूंगा कि तुम ही वो किलर थी। पर तभी ओलिवर जैज का ध्यान भटकाने के लिए उस पर टेजर गन से हमला करता है, जिसका फायदा उठाकर मैकनी उसके पेट में चाकू मार देती है, जिससे वो मारा जाता है। ओलिवर को भी जल्दी से हॉस्पिटल ले जाया जाता है। ओलिवर और मैकनी ने सब लोगों को बचा लिया था और ये खबर भी फैल जाती है कि जैक ही वो मास किलर था। जिसके कुछ हफ्ते बाद हम मैकनी और उसके दोस्तों को देखते हैं, जिन्होंने अपने अपने ड्रीम्स को पूरा कर लिया है, और मैकनी भी ओलिवर के साथ खुश है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।